हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आरआरबी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज का टॉपिक है हमारा लोकसभा की संरचना के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। लोकसभा के अंदर ही आता है मंत्री परिषद, फिर मंत्री परिषद के अंदर आता है मंत्रिमंडल, उपमंत्री और राज्य मंत्री। जितने ही मंत्रियों के स्तर हैं उन सभी को हम इसमें देखेंगे, सभी की संरचना को हम इसमें देखेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इनको लेकर, तो उस कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। इससे पहले मैं संसद की संरचना से संबंधित वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संविधान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का उल्लेख संविधान में किया गया है आर्टिकल 79 में, ठीक है। उसके बाद 80 में किया गया है राज्यसभा का उल्लेख, उसके बाद 81 में किया गया है लोकसभा का उल्लेख, ठीक है। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये शब्द आपको याद रखना है, सरला, ठीक है। सरला से आप संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को क्रम से याद कर सकते हैं। आर्टिकल भी इनके क्रम से हैं, 79, 80 और 81। अनुच्छेद 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। आज का टॉपिक भी हमारा लोकसभा ही है। देखिए, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है, ये आपको ठीक से याद रखना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, आर्टिकल 81 तो आपको याद ही करना है, लोकसभा से संबंधित। और लोकसभा को निम्न सदन कह दिया जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कह दिया जाता है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उच्च सदन और निम्न सदन कहने का, ठीक है। तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल कह दिया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के बारे में अगर बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इन 552 सदस्यों में 530 आते हैं स्टेट से, ठीक है। उसके बाद 20 सदस्य आ सकते हैं, मैक्सिमम 20 सदस्य आ सकते हैं यूटी से, मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य आ सकते हैं। देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय से ये 2 सदस्य जो आते हैं, इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 331। इसमें क्या लिखा गया है, यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो यह आर्टिकल 331 आपको अच्छे से याद रखना है। और बाकी इस पूरी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545। अब ये 545 कैसे है, देखिए इसमें 530 तो स्टेट से हैं, ठीक है। ये तो पूरे हैं, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं स्टेट से वही हैं 530, लेकिन यूटी से हैं, यूनियन टेरिटरीज से हैं इसमें केवल 13। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में है 13। तो वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य हैं। इसमें अकेले दिल्ली से 7 हैं और बाकी से 1-1 हैं, ठीक है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी 6 बचे, उन 6 से 1-1 हैं। तो इस प्रकार से ये 13 हो जाते हैं, ठीक है। 7 और 6 से 1-1 आएंगे तो 7 और 6 13। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर 13 सदस्य हैं लोकसभा में। अब इसके बाद देखिए, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हैं। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैंने आपको बता दिया है, 331।
यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह संख्या वर्तमान में 545 हो जाती है। अब ऊपर आपने लोकसभा के सदस्यों के बारे में देख लिया है। लोकसभा के कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 545। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो कितनी सकती है? वो हो सकती है लोकसभा के सदस्यों के 15%। अधिकतम 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में जा सकते हैं मंत्री बनकर। ठीक है, अब देखिए इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 75। इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 75 से पहले अनुच्छेद 74 में क्या है ये मैंने अभी आपको बताया था। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। उस आर्टिकल के बाद आर्टिकल 75 में उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, सभी प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये भी मैंने अभी आपको बताया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या कहा गया? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका अधिकतम 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्य चुने जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है तो इस 545 का अधिकतम 15% प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद सदस्य बन सकते हैं। ये प्रावधान कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 2003 में ये संशोधन हुआ था। तो इस संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या सीमित हो गई। ठीक है, और इस 545 का 15% होता कितना है? 81। मतलब वर्तमान में मंत्रिपरिषद के अधिकतम 81 सदस्य ही हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियों के स्तरों को हम समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब इनमें अंतर क्या क्या होता है? देखिए कैबिनेट मंत्री जो होते हैं मतलब मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं वो बड़े बड़े मंत्रालय के मंत्री होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। इस प्रकार के बड़े बड़े मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। ठीक है, ये सभी मंत्रियों में महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। अब इसके बाद होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्रियों के सहायक। अब इनका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देखिए इसका मतलब ये हो गया इनके पास अपने मंत्रालय होते हैं, ये अपने मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, ये अपने मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। अब ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अलावा कुछ और भी राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, क्योंकि देखिए कैबिनेट मंत्री के पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए ये राज्य मंत्री रखे जाते हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनके पास अपना अलग मंत्रालय होता है, अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। और यहाँ पर कुछ कैबिनेट मंत्री की सहायता करने वाले राज्य मंत्री होते हैं। अब यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बाद होते हैं उप मंत्री। ये उप मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, उप मंत्री के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। तो एक बार हम इस पूरी संरचना को दोबारा देख लेते हैं। देखिए आम चुनाव होते हैं, मतलब लोकसभा चुनाव होते हैं, तो ये सदस्य चुनकर आते हैं 545। इन 545 सदस्यों में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब उसके बाद नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था वो आर्टिकल 75 था। उसमें ही ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये आर्टिकल 75 में कहा गया है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार बन जाते हैं प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री। और फिर ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सीमित कर दिया गया। लोकसभा के अधिकतम 15% ही सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। अब ये मंत्री सब कैसे बनते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था। आर्टिकल 74 और 75 में यही कहा गया है कि ये मंत्रिपरिषद कैसे सामने आती है। अब ये मंत्रिपरिषद बन जाती है। इसमें जो मंत्री होते हैं उनके अलग अलग स्तर होते हैं। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। इन कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसके बाद राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये छोटे छोटे मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, किसी के अधीन कार्य नहीं करते। लेकिन बाकी बचे हुए राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं क्योंकि इनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। इसके अलावा उपमंत्री होते हैं। ये उपमंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, मतलब पीएम। और इन मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं, जब तक कि राज्य मंत्री और उप मंत्री को नहीं बुलाया जाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो में मैंने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में नहीं बताया है। लोकसभा अध्यक्ष की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लोकसभा की संरचना के बारे में आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और इसके अलावा संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद करने की वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।